नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी पीटी 2024 के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। हमारे चैनल का नाम केवल एग्जाम है, तो इससे तात्पर्य ये होता है कि हमारे एग्जाम में केवल एग्जाम से संबंधित ही बातें की जाएगी, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आए या नहीं आए इस तरह की कोई बातें नहीं की जाएंगी। मतलब कि भ्रामक कोई भी वीडियो नहीं बनाए जाएंगे, कोई ऐसे थंबनेल नहीं होगा जिसके अंतर्गत आपको ये लगेगा अरे ये तो बहुत ही प्रभावशील वाला थंबनेल है, तुरंत ओपन करें उसमें कुछ ऐसा तथ्य या कोई फैक्ट या कोई कॉन्सेप्ट ना निकले जिससे आपको कोई लाभ हो। तो इस तरह के वीडियो बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए इस चैनल का नाम हमने क्या रखा है, केवल एग्जाम रखा है। इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया करीबन 6 वीडियो में, बहुत ही कंसाइज लेवल पे हमने कंप्लीट किया है। और बैक ईयर यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए थे सबको एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ बना के उसमें दिया गया है। अब हम जो कर रहे हैं वह मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये पोर्शन जो है बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो 2-3 साल के प्रश्न देखेंगे तो आपको देखने को पड़ेगा कि जो मध्यकालीन भारत के जो प्रश्न आ रहे हैं यूपीएससी में वह बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं है, यह आप यूपीपीसीएस के लिए भी इससे भी तैयारी आपकी अच्छी होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह हमारे एग्जाम जो हमारा चैनल है उसके थंबनेल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा इसमें रफ कर देते हैं इसमें पीडीएफ को। इसमें चलिए आप आज बता दें, मैंने सोचा था कि इसको पूरा कंप्लीट करके एक वीडियो में ही बनाए जाएंगे, लेकिन आज सिर्फ हम इसको इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर रख रहे हैं। कुछ इसमें मेन बातें होंगी और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 1-1 घंटे करके पूरा वीडियो आएगा, जिसमें आप 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा मध्यकालीन भारत जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसमें पहले पीडीएफ में क्या है, पहले लाइन में यहाँ बताया गया है कि जो मध्यकाल का पोर्शन है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग में हम देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल आएगा और दूसरे भाग में हम देखेंगे तो उत्तर मध्यकाल आएगा। पूर्व मध्यकाल के बीच में देखेंगे जो 750 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का होगा, और जो उत्तर मध्यकाल होगा वह होगा 1200 ईस्वी के बाद का होगा, जो 1707 तक माना जाता है। कहीं कहीं ये 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध तक भी माना जाता है। यह एक डिबेट का विषय है जिसको अभी हम नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं पूर्व मध्यकाल भारत में। पूर्व मध्यकाल भारत की क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से राजवंश थे, उसको एक मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। ऐसे हम एक रफली मैप बनाना सीखेंगे। तो इसमें पूर्व मध्यकाल में पूर्वी की ओर देखेंगे तो यहाँ 2 शासक का आपको उल्लेख मिले, एक पाल वंश के बारे में, एक सेन वंश के बारे में। फिर वहीं पश्चिम में आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा गुज्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमाल वंश, चंदेल वंश, ये सब आपको पश्चिम की ओर मिलेंगे। फिर वहीं आप दक्षिण की तरफ आएंगे पूर्व मध्यकाल में, अभी बता रहे हैं 750 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का काल में बता रहे हैं। जब आप दक्षिण भारत में आएंगे तो यहाँ आपको राष्ट्रकूट मिल जाएंगे, उत्तरवर्ती चोल मिल जाएंगे, फिर चालुक्य मिल जाएंगे, तो ये सब यहाँ मिल जाएंगे। इन्हीं के इसको मतलब कर दूं, इन्हीं के बारे में यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है कि पूर्वी क्षेत्र में आपको पाल और जो है सेन वंश मिल जाएंगे। पश्चिमी भारत में आप देखेंगे तो गुज्जर प्रतिहार, चालुक्य, चंदेल आदि वंश मिलेंगे। दक्षिण में जाएंगे तो आपको राष्ट्रकूट मिल जाएंगे, उत्तरवर्ती चोल मिल जाएंगे और चालुक्य मिल जाएंगे। अब आएगा पूर्वी बंगाल के क्षेत्र, मतलब कि जो पूर्वी भारत के क्षेत्र तक अधिकतर वह देखेंगे आप। जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था तब तक देखेंगे तो बंगाल में ही आपको मिल जाएगा असम के क्षेत्र थे, बंगाल में ही उड़ीसा था, बंगाल में ही हमारा बनारस तक का पोर्शन पूरा आ जाता था, बंगाल में ही आपको कहते बिहार आ जाता। तो बंगाल जो तक बहुत बड़ा एक राज्य हुआ करता था। तो उसी के बारे में है कि पूर्वी बंगाल में क्या क्या था। इसमें शशांक और हर्ष के बाद आप देखेंगे यहाँ की अब जो स्थिति थी वह बहुत ही अव्यवस्था का स्थिति बन गई थी। जब हर्ष का काल समाप्त होता है तो जो पूर्वी बंगाल की तरफ का क्षेत्र था वह बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है। तो इस अव्यवस्था का अवसर में बदलने के लिए कौन वंश आता है, पाल वंश आता है। अब पाल वंश की विशेषता देख लेते क्या है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और गोपाल और जो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था वह किस धर्म से संबंधित था, वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसने ही गोपाल ने ही उदंतीपुर विहार तथा नालंदा विहार का निर्माण कराया था। यह प्रश्न आ चुका है कि उदंतीपुर विहार और नालंदा विहार का निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण कराया था गोपाल ने कराया था। गोपाल के बाद जो इसका शासक आता है पाल वंश में उसका नाम धर्मपाल रहता है।
फिर धर्मपाल ने क्या किया, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है और सोमपुरी बिहार की स्थापना कराई। धर्मपाल ने किसकी स्थापना कराई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कई बार पूछ चुका है, लेकिन सोमपुरी विहार एक बार आप फिर ध्यान कर लीजिए। एक एक्स्ट्रा बात है कि सोमपुरी विहार की स्थापना भी धर्मपाल ने कराई थी। क्योंकि यूपीएससी जो मेडुअल हिस्ट्री से प्रश्न बनाता है वो चेंजेस से प्रश्न बनाता है, खासकर तो पूर्वी मध्य काल जो होता है जो 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक है, तो ये पूरा चेंजेस का एक पीरियड होता है कि कैसे जो प्राचीन काल से हम मध्यकाल में चेंज हो रहे थे, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, कैसे कैसे सत्ताओं को बदलाव हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो एक प्रकार का चेंजेस है। इस चेंजेस को ही पूछा जाता है यूपीएससी में, और इस चेंजेस के साथ फैक्ट जोड़ दिया जाता है, आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस में। अब है इसके बाद बने शासक देवपाल ने अपनी राजधानी क्या बनवाई, मुंगेर। तो देवपाल जो शासक था उसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। जावा शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। तो वालपुत्र देव को किसने 5 गांव दान में दिए थे, देवपाल ने दिए थे, नालंदा के पास जो बौद्ध विहार बनाने के लिए। विहार में क्या होता था, एज अ मतलब कि समझ लीजिए अगर नालंदा में वो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो जो विहार था वो उनके लिए हॉस्टल था। लेकिन बौद्ध शिक्षा में क्या कहते हैं, 2 चीज बनाई जाती है, एक चैत्य होता है, एक विहार होता है। चैत्य का संबंध होता है पूजा अर्चना का संबंध है, तो एक प्रकार का मंदिर होता है। विहार क्या होता है, एक प्रकार से जो जहां पर बौद्ध भिक्षुक जो आराम करते हैं, अपने रात्रि के समय बिताते हैं, तो वो विहार हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि महिपाल के समय चोल शासक जो था राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया था। राजेंद्र चोल ही था जिसको गंगा के अभियान के उपरांत उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गंगई चोलपुरम। उसकी वो उपाधि थी, वो किसने, जब वो गंगा की ओर विजय करने के लिए बढ़ा तो उसने ही वो उपाधि धारण की जिसका नाम था गंगई चोलपुरम। ये याद रखिएगा। और गंगई चोलपुरम की उपाधि किस समय धारण की गई थी, महिपाल के समय धारण की गई थी। महिपाल जो पाल वंश का शासक था। महिपाल के समय कैवर्त जाति ने विद्रोह कर दिया और महिपाल की हत्या कर दी। महिपाल जो था राजा, उसकी हत्या कैसे हुई थी, एक जनजाति के माध्यम से हुई थी, जिस जनजाति का नाम आप देखेंगे उस जनजाति का नाम है कैवर्त जनजाति है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस संध्या कर नंदी ने रामचरित में पाल शासक रामपाल की प्रशंसा की है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है मदन पाल अंतिम पाल शासक था, याद रखिएगा, मदन पाल अंतिम पाल शासक था। यह प्रश्न पहले आ चुका है कि अंतिम पाल शासक कौन था। अंतिम पाल शासक जो आपका था वह मदन पाल था, जिसने विजय सेन, जिसे किसने पराजित किया था, मदन पाल को किसने पराजित किया था, विजय सेन ने पराजित किया था। और यहीं से विजय सेन ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे सेन वंश कहते हैं। अब पारी आ रही है सेन वंश की। सेन वंश यह मूलतः करपाट क्षेत्र यानी पश्चिमी आंध्र प्रदेश यानी कि पश्चिमी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। सेन जो थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय थे। सेन कैसी जाति से मिले हुए थे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय थे। पहले ये ब्राह्मण थे, जब इन्होंने शस्त्र धारण कर लिया, जब हथियार ले लिए तो क्षत्रिय बन गए। उसके बाद देखेंगे इस सेन शासक बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह प्रश्न पहले आ चुका है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में आ चुका है कि दान सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। लक्ष्मण सेन के दरबार में गोविंद गीत के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वत्र के लेखक रचयिता हलायुद्ध रहते थे। ये याद रखिएगा कि किसके दरबार में कौन कौन रहते थे। या कई बार प्रश्न ऐसे 4 ऑप्शन में फ्रेम करेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 4 इस तरफ रहेगा 4 इस तरफ रहेगा, दोनों को मैच करने पड़ेगा कि किसके किसके दरबार में कौन कौन थे। इसमें से अब तक जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो गीता गोविंद के लेखक के बारे में पूछा जा चुका है। गीता गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। या किसके शासनकाल में उसके राज दरबार में थे, वो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में थे। लक्ष्मण सेन के संस्थापक कौन थे, लक्ष्मण सेन के संस्थापक आप विजय सेन थे, जो आप देख सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था, मदन पाल की को पराजित किया और सेन वंश की स्थापना की। सेन वंश मूलतः कहाँ मिलते थे, ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में मिलते थे। ये ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हुआ करते थे।
अब आ रहा है नया काल, क्या नाम है उसका, राजपूत काल। काल मतलब कि पूर्व मध्यकाल ही चल रहा है, लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक भारत के मैप में देखे तो हम पूर्वी की ओर का पढ़ रहे थे, अब हम पश्चिम पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम में कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, राजपूत वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, राजपूत वंश के बारे में। इसको थोड़ा रफ कर दे जिससे अच्छे से हम देख पाए। राजपूत वंश, राजपूत वंश के बारे में देख लेते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राजराशों के ग्रंथ अग्निकुंड से उत्पन्न 4 जातियों प्रतिहार, चालुक, परमार और चौहान की कथा है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी राजराशों ने जो अग्निकुंड किया था उससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, 4 जातियों का नाम बताइए। तो परिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, ये याद रखिएगा। 4 जातियां दी जाएंगी, चारों जातियां पूछी जाएंगी। ये किसके अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, तो चंद्रबरदाई के पृथ्वी राजरासो के ग्रंथ है, उसमें इस तरह के एक ग्रंथ में एक अग्निकुंड के बारे में बताया गया है, और उससे बताया गया है कि उसमें 4 जातियां उत्पन्न हुई। पहला परमार, दूसरा चालुक्य, तीसरा आप देखेंगे प्रतिहार, फिर आप देखेंगे चौहान। 4 याद रखिएगा, प्रतिहार, चालुक्य, उसके बाद परमार और चौहान, 4 जातियां याद रखिएगा। अब गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख है। तो पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसे ऐहोल अभिलेख कहते हैं, इसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख है। प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र के समय इसके 2 पुत्र मालवा और जोधपुर में शासन कर रहे थे। तो जब प्रतिहार वंश के शासक हरिश्चंद्र थे, उस समय उनके 2 पुत्र थे, जो एक मालवा पर शासन कर रहा था, एक जोधपुर पर शासन कर रहा था। नागभट्टम मालवा का शासक था। मालवा के शासक का नाम क्या था, नागभट्टम, जो हरिश्चंद्र का पुत्र था। साथ ही इसने अरब आक्रमणों को रोकने और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। आप देखेंगे जब अरबों का आक्रमण होता तो वो पश्चिम की ओर से होता था, तो मालवा कहाँ था, वो पश्चिम की तरफ था। तो वहां से नागभट्टम ने अरब आक्रमण जो होता था उसको रोकने के लिए कई प्रयास किए। अब आगे देखेंगे कि वत्स राज के समय मालवा और जोधपुर दोनों शाखाएं एक हुआ करती थी। तो वत्स राज के समय देखेंगे मालवा और जोधपुर शाखाएं एक हुआ करती थी। इसमें त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया और कन्नौज पर इंदिरा युद्ध को बैठाया। देखिए, त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था कन्नौज में, वो पाल भी थे, राष्ट्रकूट भी थे और साथ ही साथ चालुक्य भी थी। तीनों ने मिलकर कन्नौज पर अधिकार करने का एक विचार बनाया था। तीनों के बीच काफी समय तक एक युद्ध हो रहा था। तो ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण था, कन्नौज एक ऐसी स्थिति पे अवस्थित था जहां से आप देखेंगे उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, सब पे आप वहां से नजर रख सकते थे। इसलिए कन्नौज का युद्ध जो था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नागभट्टम द्वितीय के समय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का आक्रमण हुआ और मालवा के एक भाग पर अधिकार कर उपेंद्र को वहां का शासक बनाया। इसी उपेंद्र ने मालवा पर स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की। तो उपेंद्र ने क्या किया, मालवा पे आप देखेंगे तो परमार वंश की स्थापना की। अब है कि मिहिर भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। तो मिहिर भोज क्या था, सबसे महत्वपूर्ण परिहार शासक था। वह विष्णु का उपासक था। यह प्रश्न आ चुका है कि जो मिहिर भोज था वह किसका उपासक था, वो विष्णु का उपासक था। लोग अक्सर इसमें क्या लगाएंगे कि बौद्ध वंश का उपासक था, जो कि गलत है। बौद्ध वंश पहले ही ऑप्शन में सेट किया गया था, लोगों को जो नहीं आता तो वो बौद्ध धर्म लगा कर, क्योंकि विष्णु को उपासक के तौर पे आपको भारत में बहुत ही कम राजा मिल जाएंगे। तो मिहिर भोज क्या था, प्रतिहार वंश का शासक था। इसने जो था ये विष्णु धर्म से संबंधित था और इसने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की। ये यहाँ पर जो गु है ये गलत टाइप हो गया है। ये किसने उपाधि धारण की, ये जो है आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये हो गया। अब है मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशिष्ट अभिलेख में की गई है। जो मिहिर भोज था
मिहिर भोज जो था प्रतिहार वंश से संबंधित था, यह विष्णु का उपासक था। इसने क्या किया था, इसने अपना एक अभिलेख, प्रशस्ति अभिलेख बनवाया था। उस वो कहाँ है प्रशस्ति अभिलेख, ग्वालियर में है, जिसमें मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन मिला गया है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण जो राजपूत राज्य और शासक, ये जो देखेंगे, ये जो आपको प्रश्न का पोर्शन दिख रहा है जो लिखा हुआ चार्ट पे, ये यहाँ से यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस का फेवरेट पोर्शन हो जाता है। एक तरफ महत्वपूर्ण राजपूत राज्य लिख देंगे और शासक वंश के बारे में लिख लेंगे। अजमेर में क्या था, चौहान वंश था। दिल्ली में क्या था, तोमर वंश था। जुजाग भुक्ति में क्या था, चंदेल था। त्रिपुरी में क्या था, कलचुरी था। कन्नौज में गढ़वाल था। गुजरात में चालुक्य थे। मालवा में परमार थे। याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण राजपूत राज्य और उनके शासक वंश के बारे में एक बार फिर देख लीजिए। अजमेर में चौहान थे, दिल्ली में तोमर थे, जुजाग भुक्ति में चंदेल थे, त्रिपुरा में देखेंगे तो कलचुरी थे, कन्नौज में देखेंगे तो गढ़वाल थे, गुजरात में देखेंगे तो चालुक्य थे और मालवा में देखेंगे तो परमार थे। ये याद अक्सर पूछा गया है प्रश्न में कि त्रिपुरी वाला पूछा गया है, तो त्रिपुरी वाला याद रखिएगा, कहाँ, कलचुरी में है। अब जुजाग भुक्ति के चंदेल देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि जुजाग भुक्ति के चंदेल देख देते हैं। जुजाग भुक्ति कहाँ है, बुंदेलखंड में 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश स्थापित हुआ। जुजाग भुक्ति को ही वर्तमान में हम बुंदेलखंड बोलते हैं। तो यहाँ 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश स्थापित हुआ। चंदेल वंश का संस्थापक नक्रुक था। कौन था चंदेल वंश का संस्थापक, उसे नक्रुक कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी, खजुराहो थी। याद रखिएगा, इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। अंत में इसने गजनी के साथ समझौता कर 300 हाथी भेंट के स्वरूप में दी। देखिए, जो चंदेल शासक विद्याधर था उसने हाथी इसलिए महमूद गजनवी को गिफ्ट की क्योंकि वहां आप अरब देश में देखेंगे तो वहां हाथी नहीं पाए जाते हैं, वहां बस ऊंट पाए जाते हैं, वहां घोड़े पाए जाते हैं। हाथी जो है एक बहुत बड़ा जो जानवर है, वो उस किसी भी राजा की विशालता को प्रदर्शित करता है। इसलिए देखिए, प्राचीन काल में जो भी राजाओं को देखेंगे या मध्यम काल में, वो क्या करते थे, हाथी के ऊपर सवारी करते थे। हाथी एक तो पहले बहुत ही ऊंचा था, बहुत विशालकाय था और साथ ही साथ वह बहुत ही शक्तिशाली था। तो वो एक प्रकार से राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो चंदेल शासक विद्याधर था उसने महमूद गजनवी को जो 300 हाथी भेंट दी और साथ ही साथ इससे भेंट के और इस तरह की वार्ता करने के बाद उसने जो महमूद गजनवी का आक्रमण था उसको रोक दिया। प्रसिद्ध सेनापति अल्लाह उदल परमार तथा परमादेव के दरबार में थे। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अल्लाह उदल जगनिक के अल्लाह खंड के नायक थे। ये ध्यान रखिएगा, कोई इतना ये जो है बस एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म और चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट के पानी पी लें। तो इस काल में देखेंगे निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर जो था वो शैव धर्म से और चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। जो यूपीएससी में इससे पहले क्वेश्चन फ्रेम हुआ था वो चतुर्भुज मंदिर शैव धर्म का लिख दिया था और कंदरिया महादेव मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित लिख दिया था, जो कि आप दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए थे। इसको ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो शैव धर्म से है और चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब इसके बाद देखेंगे गढ़वाल वंश के बारे में देखेंगे जो कन्नौज से संबंधित है। इसका संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, वो चंद्रदेव था। गढ़वाल शासक जयचंद का समकालीन राजा कौन था, वह पृथ्वीराज तृतीय था। जयचंद का समकालीन शासक कौन था, वो पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय से जो महमूद गजनवी ने युद्ध जीता था
वो जो जीता था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। उसके बाद कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? 1192 में हुआ था। 1194 में मोहम्मद गजनवी ने चंदेल के शासक जयचंद से भी कहते युद्ध किया था और उसको विजय हुआ था। तो यही जयचंद जो था वो गढ़वाल वंश से संबंधित था। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हुआ, जो अभी मैंने बता रहा था। संस्कृत कवि श्री हर्ष जयचंद के दरबार में रहता था, जिन्होंने नैषधचरित और खंडन खंड खाद्य ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र इस वंश का एक महान विद्वान शासक था। उसके मंत्री लक्ष्मणधर ने कृत कल्पत्रु नामक एक ग्रंथ लिखा। देखिए ये प्रश्न नहीं आया, अगर आए ये प्रश्न आ चुका है ऐसा नहीं, लेकिन यूपीएससी में नहीं आया, यूपी पीसीएस में आ चुका है कि कृत कल्पतरु के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं। अब गुजरात के चालुक्य को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक मूल राज थे तथा अहिलवाड़ा इसकी राजधानी थी। तो जो इसके संस्थापक का क्या नाम था? मूलराज थे और इसकी राजधानी क्या थे? अहिलवाड़ा थी। चालुक्य शासक भीम फर्स्ट के समय 1025 में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ। तो जिस वक्त सोमनाथ पर महमूद गजनवी का 1025 सन में आक्रमण हुआ, उस समय जो चालुक्य शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये पूछा जा चुका है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर के निर्माण के समय कौन शासक था? तो भीम प्रथम था, ये ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म को समर्पित है? वह जैन धर्म को समर्पित है। अब कर्णदेव द्वारा निर्मित नागर आधुनिक अहमदाबाद में है। तो कहाँ है वो? नागर जो है वह आधुनिक अहमदाबाद में है। अब है कर्ण के बाद जयसिंह सिद्धराज शासक हुए। उसने सोमनाथ यात्रा पर लगने वाले तीर्थकर को हटाया। वह स्वयं शैव था, लेकिन जैन विद्वान हेमचंद का सम्मान करता था। चालुक्य शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को 1178 से 89 में पराजित किया। भीम द्वितीय का मंत्री लवण प्रसाद था, जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर बघेल वंश की स्थापना की। अब है मालवा का परमार वंश है। क्या है? मालवा का परमार वंश है। अब परमारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। उज्जैन कहाँ है वर्तमान में? तो एमपी में है। कालांतर में धारा राजधानी बनी। फिर भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। वह शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था। वह शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था। उसने भोजपुर नागर की स्थापना करवाई और भोजपुर नगर की स्थापना करवाई तथा यहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। अरे जाहिर सी बात है, वो विद्वान है तो सरस्वती देवी को पूजता ही होगा। वो मंदिर जो निर्माण कराएगा माँ दुर्गा का थोड़ी ना कराएगा। वो मंदिर जो भोज है वह कराएगा माँ सरस्वती का करवाएगा। देखिए देवताओं का चयन इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार करता है। ये बात कड़वी है लेकिन सही है। देवताओं का चयन मनुष्य अपनी क्षमताओं के अनुसार करता है। जैसे देखिए जो लोग किसी प्रकार के मादक पदार्थों में लिप्त रहते हैं, हमेशा दारू पीते हैं, वो हमेशा बोलेंगे जय बम बोले, इस तरह के। तो वो उससे इंडिकेट होता है सामने वाले को कि मैं किस प्रवृत्ति का इंसान हूँ। बात कड़वी है पर सच्ची है। अब है परमार भोज की मृत्यु को निरालंबन सरस्वती कहा गया है। तो परमार भोज की मृत्यु को निरालंबन सरस्वती कहा गया है। एक मिनट रुकिएगा। अब देखने जा रहे हैं हम लोग शाकंभरी अजमेर के चौहान के बारे में। इसका संस्थापक वासुदेव थे। मुख्य शासक अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अब पृथ्वीराज तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चौहान शासक थे। उसने राय पिथौड़ा कहा जाता था।
तो राय पिथौड़ा किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में उसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जयनायक और चंद्रबरदाई रहते थे, जिन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज राज विजय एवं पृथ्वीराज राजों की रचना की। देखिए ये दो महत्वपूर्ण नाम आप जब पॉइंटर पढ़ेंगे, इस चैनल में मैंने पॉइंटर भी कंप्लीट किए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक बार तो ये पूछा तो लोगों ने सही किया, एक बार पूछा है कि जयानक के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज विजय हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब त्रिपुरा का कलचुरी वंश, त्रिपुरा संकट भी हुआ था, आपको पता है एक बार, हाँ इसी इतिहास में पढ़ेंगे आगे हम, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अब है कोंकण फर्स्ट का संस्थापक था। युवराज प्रथम के दरबार में विद्वान राजशेखर रहता था। राजशेखर प्रतिहारों के यहाँ भी रहते थे। इसके दरबार में राज जयशेखर ने दो लिखे काव्य मीमांसा और विशालता भंजिका लिखी है। अब दिल्ली का तोमर देख लेते हैं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 736 ईस्वी में आनंद पाल ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। अब है राजपूताना कालीन प्रशासन, मतलब कि जो ये राजपूताना काल चल रहा था 750 से लेके 1200 सन के बीच में, वहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था थी, कैसे कैसे प्रशासन राजाएं किया करते थे, उनके बारे में उल्लेख करता है। तो वह समाज कैसा था? वह सामंतकालीन समाज था। भूमि दान का अभिलेख साक्ष्य सातवाहनों के अभिलेख में, जबकि साहित्य सक्षम मनुस्मृति में लिखा गया था। तो किसमें लिखा गया था? मनुस्मृति में लिखा गया था। अधिकारियों को भोजन अनुदान देने की प्रथा हर्ष के समय से आरंभ हुई थी। आपको पता है कि हर्ष बहुत ही दानदारी था, उसी के समय आप देखेंगे यह प्रथम जो है भूमि अनुदान की प्रथा चालू हो गई थी। फिर है समुद्रगुप्त को विजय धर्म की नीति भी सामंतवाद के विकास का एक पता चला था। बर्णभट्ट पहला लेखक था जिसने सामंतों के कर्तव्यों का निर्धारण किया। तो बर्णभट्ट पहला ऐसा लेखक था जिसने सामंतों के कर्तव्य का निर्धारण किया। पंच महाशब्द समानताओं की उपाधि ली। अब है कृषि और व्यापार के बारे में देखें। कृषि क्या है? इस समय की जो पूर्व मध्यकाल चल रहा है, इसमें कृषि कैसे होती थी? कृषि की प्रधानता थी। जमीन की पैमाइश की इकाई को हल कहा जाता था। तो हल किसे कहा जाता था? जमीन को मापने के बारे में कहा जाता था। सिंचाई अर्घट्टा या घटी तंत्र जैसे कहा जाता था। ये होती थी जो सिंचाई की व्यवस्था, वो अर्घट्टा या घटी यंत्र जिसे राहत कहा जाता से संबंधित है। अर्घट्टा क्या होता था? जब हम कुएं से पानी खींचते हैं, जो उसमें मशीन लगी रहती है ना, उसे अर्घट्टा कहते हैं। अब व्यापार वाणिज्य देख लेते हैं। प्रथम चरण 700 से लेकर 900 ईस्वी में इस चरण को व्यापार का सापेक्ष ह्रास हुआ। अब द्वितीय चरण 900 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच माना जाता है। इस चरण में व्यापार एवं वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ। अब देखेंगे क्या है, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है व्यापारिक संगठन देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में व्यापारिक संगठनों को समाया कहा गया है। दक्षिण भारत के अभिलेख में व्यापारिक संगठन जो हुआ करता है उसे समाया कहा जाता है। इस समय से लॉबिंग चलती है संगठन में, वैसे उस समय के लोगों को समाया कहा जाता है। आयावोलो और ग्रामीणम अंत महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। विभिन्न व्यापारिक श्रेणियों में आयावेल सर्वश्रेष्ठ था। इसके दरबार द्वारा समाया चक्रवर्ती की उपाधि धारण की।
अंजुमन संभवतः विदेशी व्यापारियों का संगठन था। विदेशी व्यापारियों का संगठन को क्या कहता, अंजुमन कहा जाता था। अब वो पूर्व मध्यकाल में जो 750 देखेंगे वो 1200 तक, उसमें स्त्रियों की क्या दशा थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उच्च कुल में स्त्रियां प्रशासन में भाग नहीं ले निभाती थे। मार्को तोलो द्वारा बताया है कि वे शासन नहीं करती हैं। अब आ गया धर्म के बारे में कि जो धर्म है वो कैसा था। भोज परमार का तत्व प्रकाश में शैव धर्म की चर्चा थी। कैसी थी, शैव धर्म की चर्चा थी। अब देखेंगे वीर शैव नामक उप संप्रदाय का संपादक वासवा राज था। विश्व शैव संतों के भागीदारों को वचन शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वचन शास्त्र कहा जाता है। अब जो नया चैप्टर स्टार्ट है वह राष्ट्रकूट वंश से है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह केवल एक थोड़ा सा इंट्रो देने वाली क्लास थी। वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।